वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एनएस डिजिटल गुरु चैनल। आपका तहे दिल से हमारे आपके चैनल में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीए थर्ड सेमेस्टर का सोशोलॉजी सब्जेक्ट से यूनिट 8। ठीक है, लास्ट यूनिट है ये हमारा सोशोलॉजी का। और जो टॉपिक है वो है सोशल चेंज इन इंडिया थ्रू सोशल मूवमेंट्स। ठीक है, यानी सोशल चेंजेस जो भी इंडिया में हुए वो सोशल मूवमेंट से हुए। वो कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से उसको जानेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है दलित समाज सुधार में ज्योतिबा फुले का योगदान। यानी दलित समाज के सुधार में ज्योतिबा फुले जी का क्या योगदान था। देखते हैं क्या है। सत्य शोधक समाज, ठीक है, जिसका जो स्थापना था, ठीक है, वो ज्योतिबा फुले जी ने किया था। आगे देखते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ई में मुंबई में ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किया। इन्हें महात्मा की पदवी दी गई। ठीक है, इन्होंने 1872 ई में एक पुस्तक गुलाबगिरी लिखी तथा 1873 ई में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, इनकी एक अन्य पुस्तक सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक भी है। सत्य शोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्नलिखित जातियों को बचाना था। ठीक है, इन्हीं के समर्थकों में एक ऐसा वर्ग था जिसने ब्राह्मणों एवं वैश्यों के विरोध में सर्वप्रथम बहुजन समाज के हितों की बात की। ठीक है, 1920 ई से 1930 ई के मध्य में केशव राव जेठे और दिनकर राव ने समाज को पूना के नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, इनके नेतृत्व के कारण ही समाज अंग्रेजी राज्य और कांग्रेस दोनों के विरुद्ध हो गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है। अछूतों के उद्धार हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से कार्य किए। ठीक है, देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन का है। अछूतों के उद्धार हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा कार्य किया। ठीक है, आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अस्पृश्य जाति महार से संबंधित थे। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न जातियों को संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की और मंदिरों में सभी को जाने के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने अपने आंदोलन के माध्यम से कांग्रेस का विरोध किया और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के भक्त हो गए। 1920 ई में इन्होंने दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। इससे ये भारतीय स्तर के नेता बन गए। 1924 ई में अंबेडकर ने बम्बई कहा जाता था, बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 ई में इन्होंने मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। इसी वर्ष इन्होंने हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए समाज समता संघ स्थापित की। मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन किया। दिसंबर 1927 ई में इन्होंने सार्वजनिक कूपों तथा तालाबों से पानी लेने के लिए और अछूतों के अधिकारों की रक्षा के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया। 1942 में अंबेडकर ने
अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की और अंत में इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म के परित्याग की घोषणा की और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, अछूतों उद्धार की दिशा में महात्मा गांधी एवं साहू जी महाराज द्वारा किए गए कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है, देखना है इसमें क्या है, अछूतों के उद्धार के लिए महात्मा गांधी और साहू जी महाराज ने क्या कार्य किया उसके बारे में बताना है। देखते हैं इसका आंसर। महात्मा गांधी ने हरिजनों के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। ठीक है, ये अस्पृश्यता को मानवता के लिए अपराध मानते थे। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत। ठीक है, 1932 ई में इन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया, साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इन्होंने एक पत्रिका हरिजन भी निकाली। गांधी जी ने 1932 ई में बम्बई में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। साहू जी महाराज 1920 ई के दशक में निम्न जातियों के उत्थान के लिए शासन वर्ग के एक सदस्य कोल्हापुर के राजा साहू जी महाराज ने अत्यधिक क्रांतिकारी सुधार किए। इन्होंने अपने राज्य के आरक्षण की व्यवस्था की। ब्राह्मणों की कर्मकांडीय सत्ता को समाप्त करने के लिए इन्होंने कर्मकांडों में गैर ब्राह्मणों को परीक्षण दिया। ठीक है, परीक्षण करना स्टार्ट किया किसको, गैर ब्राह्मण को, यानी जो ब्राह्मण कुल या वर्ग के नहीं थे उन लोगों को भी इन्होंने कर्मकांड करने का परीक्षण देना प्रारंभ किया। उसके बाद क्या है, दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन। ठीक है, दक्षिण भारत में जो निम्न जाति आंदोलन हुए थे उसके बारे में है। दक्षिण तमिलनाडु में 1901 ई की जनगणना के अवसर पर एक अस्पृश्य जाति मान ने क्षत्रिय जाति के स्तर की मांग की। ठीक है, और अपने आप को नादर पुकारना शुरू किया। इस प्रकार उत्तरी तमिलनाडु में पल्ली जाति ने अपने आप को क्षत्रिय माना। धीरे धीरे बिल्लाल, रेड्डी, कंबा और नादरों ने उच्च जातियों मुख्यतः ब्राह्मणों का विरोध करना आरंभ किया। ठीक है, अपना चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नील आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, नील आंदोलन क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके ऊपर हमको टिप्पणी लिखना है। देखते हैं आंसर। देखते हैं, नील आंदोलन 1859 और 60 ई में हुआ था। ठीक है, अपनी आर्थिक मांगों के लिए किसानों ने संघर्ष किया, जिसमें नील आंदोलन सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख है। यह आंदोलन बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ। ठीक है, कहाँ प्रारंभ हुआ था, ये गोविंदपुर नामक गांव में प्रारंभ हुआ था। जिला कौन सा था, नदिया। ठीक है, देखते हैं आगे। नील उत्पादकों ने किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए बाध्य किया, जबकि किसान अपनी भूमि पर चावल और अन्य अनाज उगाना चाहते थे। ठीक है, जिसका जो था बेहतर यानी अच्छा मूल्य उनको प्राप्त होता था, मिल सकती थी। ठीक है, ज़्यादातर नील उत्पादक जो थे वो कहाँ के थे, यूरोप से थे। ग्रामीण इलाकों में इनके कारखाने थे जहाँ वे नील का शोधन किया करते थे। ठीक है, इनका जो कारखाना था वो मुख्यतः किस ग्रामीण क्षेत्रों में होता था, ताकि वहाँ पे उनको ज़मीनें ज़्यादा खुली मिलती थी, जगहों पे वो नील की खेती करवाते थे। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम अग्रिम देकर उनसे कारनामा लिखवा लेते थे, जो बाजार भाव से काफ़ी कम दाम में हुआ करता था। इस प्रथा को दननी प्रथा कहा जाता था। नील उत्पादक किसानों पर जो अत्याचार करते थे उसके लिए उन्हें कानून का भय नहीं रहता था, क्योंकि अधिकांश मजिस्ट्रेट क्या होते थे, यूरोप से थे और इनके फैसले उत्पादकों के पक्ष में रहा करते थे। ठीक है,
यह कहने का मतलब यह है कि जो उस समय के मजिस्ट्रेट अधिकारी होते थे वो भी यूरोप के ही होते थे, इसलिए वो दोनों आपस में ज़्यादातर समझ लेते थे। 1859 ई के मध्य में कलारोता का डिप्टी मजिस्ट्रेट हेम चंद्राकर ने एक सरकारी आदेश पढ़ने में थोड़ी सी भूल हो गई और उन्होंने 17 अगस्त 1859 ई को पुलिस के नाम फरमान जारी रायतों में संबंधित विवादों में जमीन पर रैयतों का कब्जा बरकरार रहेगा और वे उस पर अपनी मर्जी से फसल की बुआई करेंगे। चंद्राकर की यह घोषणा सारे बंगाल में बड़ी तीव्र गति से फैल गई। एक नील उत्पादक ने 2 भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसान एकजुट हुए और नील की खेती बंद करने का निर्णय किया। 1960 ई की शुरुआत में यह आंदोलन बंगाल के उन सभी जिलों में फैला जहां पर नील की खेती होती थी। जब किसानों पर कराए गए हमलों से कोई रास्ता नहीं निकला तो नील उत्पादकों ने धमकी दी कि वे अपने जमींदारी अधिकारों का इस्तेमाल करके विद्रोही किसानों से ज़मीनें छीन लेंगे या उनका लगान बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बदले में रैयतों ने लगान चुकाना ही बंद कर दिया। इस एकजुट प्रतिरोध को नील उत्पादन सहन न कर पाए और अपने नील कारखाने बंद करने के लिए बाध्य हो गए। 1860 ई के अंत तक बंगाल की नील खेती पूरी तरह से बंद हो गई। नील उत्पादन की सफलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि रैयतों ने पूरे अनुशासन, एकजुटता, संगठन और सहयोग के बल पर यह लड़ाई लड़ी थी। इस आंदोलन को बंगाल में बुद्धिजीवी वर्ग का भी पूरा समर्थन प्राप्त था। समाचार पत्र इनके शोषण के विषय को छापते रहते थे। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन के लिए काफ़ी कार्य किए। इस संबंध में दीनबंधु के नाटक दर्पण का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें किसानों के शोषण को बारीकी से उभारा गया है। ईसाई मिशनरियों ने भी नील उत्पादन का समर्थन किया था। इन सब का सरकार पर असर पड़ा और उसने नील समस्या की जांच के लिए 14 कार्य की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय एक नील आयोग का गठन किया। ठीक है, कब हुआ? 1960 ई में। ठीक है, इस आयोग की रिपोर्ट से यह सिद्ध हो गया कि किसानों का भीषण शोषण होता था। 1860 ई में एक अधिसूचना जारी की गई कि किसी भी रैयत को नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और सारे विवादों का निपटारा विधिपूर्वक किया जाएगा। तब तक नील उत्पादकों ने अपने कारखाने खुद ही समेट लिए थे। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। मालाबार के मोपला विद्रोह का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, देखते हैं क्या है मालाबार का मोपला विद्रोह क्या है। केरल में रहने वाले मोपला कृषक उस अरब लोगों के वंशज थे जो बहुत पहले ही मालाबार तट पर बस गए थे। ये मोपाल कृषक मुसलमान थे। इनमें अधिकतर गरीब थे। ये या तो खेती करते थे या छोटा मोटा व्यवसाय करते थे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ के जमींदार वर्ग नंबूतरी उच्च वर्ग के हिंदू थे।
चूंकि जमींदारों को पुलिस कानून का और कर अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था, अतएव उन्होंने मुपला कृषकों पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया। 1836 ई से 1854 ई के बीच मालाबार क्षेत्र में 22 बार विद्रोह की जानकारी प्राप्त होती है। 1882 ई से 1885 ई एवं 1896 ई में वहां पुनः विद्रोह हुए। विद्रोहियों ने हिंदू मंदिर नष्ट किए तथा जमींदारों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, वरना यह अमीरी एवं गरीबी के मध्य का संघर्ष था, जिसे औपचारिक शासकों ने सांप्रदायिक रूप दे दिया, क्योंकि जमींदार हिंदू और कृषक मुसलमान थे। आगे देखते हैं। 1921 ई में मुपला विद्रोह पुनः 1921 ई में मुपला विद्रोह पुनः भड़क उठा। यह पहले से भिन्न था। 1921 ई में सहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी, मौलाना आज़ाद और औसत अली ने मुपला आंदोलन का समर्थन किया। धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन एवं कृषक बैठकों में अंतर नहीं रह गया। बढ़ते हुए कृषक प्रभावों से सरकार ने निषेधाज्ञा लागू कर खिलाफत आंदोलन से संबंधित बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रमुख खिलाफत नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। खिलाफत नेता अली मुसलियार, जो इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, को गिरफ्तार करने के लिए एक स्थायी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद पर छापा मारा। मुसलियार तो गिरफ्तार नहीं हो पाए, किंतु मस्जिद पर छापा मारे जाने की खबर चारों तरफ फैल गई। बहुत से मोपाल एकत्र हो गए तो पुलिस ने गोलियां चला दी, जिससे बड़ी संख्या में मोपाल मारे गए। इस सबके परिणाम स्वरूप मोपाला की हिंसा पर उतर आए। ठीक है, उन्होंने सरकारी संपत्ति लूटी और आग लगा दी। अब ब्रिटिश नौकरशाहों ने हिंदुओं को भड़काया, जिससे इस संघर्ष ने सामुदायिक रूप धारण कर लिया। दिसंबर 1921 ई में यह विद्रोह पूरी तरह कुचल दिया गया। छठवां देखते हैं क्या है। बारदोली सत्याग्रह पर एक टिप्पणी देखते हैं। बारदोली क्या है सत्याग्रह, कब हुआ था? यह 1928 में गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली 1922 ई के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। देश में एक तरफ साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। उन्हीं दिनों बारदोली के किसानों ने लगान वृद्धि के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। 1926 से 27 ई के कपास में मूल्यों में गिरावट के बावजूद सरकार ने बारदोली में राजस्व 22% बढ़ा दिया। बाध्य होकर किसान अपनी भूमि बेचने के लिए तैयार थे, किंतु मंदी की वजह से कोई खरीदार नहीं था। किसानों की ओर से कांग्रेस नेताओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। 4 फरवरी 1928 ई को वल्लभ भाई पटेल बारदोली पहुँचे। इनके नेतृत्व में बारदोली के किसानों ने लगान की अदायगी तय तक न करने का निर्णय किया, जब तक कि सरकार किसी निष्पक्ष न्यायाधिकरण का गठन नहीं कर लेती या पहले से ही जा रहे लगान को ही पूरी अदायगी नहीं मानती। सरकार ने पूरे तालुके को 13 शिविरों में विभाजित कर प्रत्येक में एक अनुभवी नेता तैनात किया।
इस तरह सत्याग्रह की शुरुआत हुई। अगस्त 1928 में गांधी जी बारतोली पहुंचे और उन्होंने घोषणा की कि यह सरकार से सरदार पटेल को गिरफ्तार किया तो वे किसानों का नेतृत्व करेंगे। बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इन महिलाओं में कस्तूरबा गांधी, मणिबेन पटेल, वल्लभ भाई पटेल की पुत्री, सरदारबेन शाह, मिठूबेन, भक्तबा, दरबार गोपाल दास की पत्नी और शारदा मेहता ने व्यापक रूप से जनसंपर्क किया। बारदोली में औरतों ने ही पटेल को सरदार की उपाधि से विभुक्त किया। अंत में सरकार ने एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल से इस मामले में जांच करवाई। इसने लगान वृद्धि को अनुचित बताया, अतः लगान वृद्धि 22% से घटाकर 6.03% कर दी गई। इस प्रकार यह अहिंसात्मक कृषक आंदोलन सफल हुआ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।